हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। यह वीडियो क्लास 10th के भौतिकी का प्रथम चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित 5वां वीडियो है। इस वीडियो से पहले 4 वीडियो चैनल पर अपलोड हैं। यदि आप उसको नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यह वीडियो आप लोगों के बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब और उसके प्रकार तथा अवतल और उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के सभी स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, किसी भी वस्तु, जब भी आप आईना के सामने खड़े होते हैं, आपका जो फोटो दिखता है वही प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब का परिभाषा हो जाएगा, किसी भी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर आपतित होती है और दर्पण से परावर्तन के बाद जहाँ पर कटता है वही कटान बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, जिस वस्तु से किरणें दर्पण पर आपतित हुई रहती है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। एक बार फिर से आप लोग प्रतिबिंब के बारे में समझ लीजिए। किसी भी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी भी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसमें किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप से काटती है। इस तरह से किरणें एक दूसरे को काटती है, तो इसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब में किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप से नहीं काटती है, इस तरह से काल्पनिक रूप से किरणें काटती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का हो गया, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो वह प्रतिबिंब जिसमें किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप से काटी जाती है, वास्तविक रूप से काटने की वजह से बनता है। और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब जिसमें किरणें जो है एक दूसरे को काल्पनिक रूप से काटती हुई प्रतीत होती है। क्लियर। एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ मैं प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब क्या होगा, तो किसी भी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप से काटती है और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में किरणें एक दूसरे को काल्पनिक रूप से काटती हुई प्रतीत होती है। आपको अलग अलग भी ऐसे परिभाषा इसको लिख सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा कि वैसा प्रतिबिंब जो किरणों को वास्तविक रूप से काटने से के फलस्वरूप बनता है, उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह उल्टा होता है और इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब जिसमें किरणें एक दूसरे को काल्पनिक रूप से काटती हुई प्रतीत होती है और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा होता है और उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो हम दोनों में अंतर भी ऐसे लिख सकते हैं कि वास्तविक और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो लिख सकते हैं कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिख देंगे और दूसरी तरफ आभासी प्रतिबिंब लिख देंगे। वास्तविक प्रतिबिंब में 1 नंबर में लिखेंगे कि यह किरणों को वास्तविक रूप से काटने की वजह से बनता है, और काल्पनिक में लिखेंगे कि यह किरणों को काल्पनिक रूप से काटने से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में 2 नंबर में लिखेंगे कि इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वाला में लिखेंगे कि इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब में लिखेंगे कि यह हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखेंगे यह हमेशा सीधा होता है। इस तरह से आप प्रतिबिंब क्या है इसका भी परिभाषा लिख सकते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है तो इसको भी लिख सकते हैं, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं इसको भी लिख सकते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं इसको भी आप आराम से लिख सकते हैं। तथा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है इसको भी आप आराम से लिख सकते हैं। क्लियर। एक बार फिर भी आपको फिर से बता देता हूँ, प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो किसी वस्तु से आते ही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है।
यह दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो वह प्रतिबिंब जिसमें किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप से काटती है और यह किरणों को वास्तविक कटान से बना होता है, इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह उल्टा होता है और इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो वह प्रतिबिंब जिसमें किरणें एक दूसरे को काल्पनिक रूप से काटती हुई प्रतीत होती है तथा इस पर यह प्रतिबिंब सीधा होता है, लेकिन इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस तरह से हम दोनों के परिभाषाएं अलग अलग भी लिख सकते हैं तथा दोनों में अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब तथा स्थितियाँ, यानी कि अवतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और कितने प्रकार के बनते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप जहाँ भी हो, आपसे बहुत दूर, इतना दूर जिसका अंत न हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। तो हम लोग दो तरीक़े से वस्तु को निर्धारित कर सकते हैं, या तो दर्पण के बहुत करीब या बहुत दूर। तो हम दूरी से ही दर्पण के निकट आते हुए प्रतिबिंब को शो किए हुए हैं, बनाए हैं और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको समझ जाने के बाद आपको परीक्षा में कुछ मार्क्स जो है 100% क्लियर हो जाएंगे। हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जब बहुत दूर होगा, जिसका अंत, दूरी का अंत ना हो, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। तो वस्तु जब कहाँ पर हो? अनंत पर हो। तो अनंत पर स्थित वस्तु तो दिखाई देगी नहीं, तो उससे आने वाली किरणें जो है समानांतर होती है। तो एक नंबर में हम मान लेते हैं जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर। तब अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। जो किस प्रकार का है? तो किरणें एक इधर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है और दूसरा इधर से आ रही है, यानी कि परावर्तन के बाद एक दूसरे को एफ पर काट रही है और एफ पर काटने पर प्रतिबिंब एफ पर बनता है। प्रतिबिंब का साइज जो है एकदम मुख्य अक्ष पर ही है, यानी कि बिंदु के समान है, अर्थात यह बहुत ही छोटा है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तब अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है, जिसको पॉइंट वाइज भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होती है तब प्रतिबिंब उसका फोकस पर बनता है, जो वास्तविक तथा उल्टा होता है और वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। इस तरह से आप इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। एक बार फिर से आपको बताते देता हूं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। अब अनंत और एफ के बाद इधर क्या होता है? सी होता है। तो यहाँ यानी कि अब दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, तो सी और जब वस्तु यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर 2 नंबर वाला, जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, यानी कि सी के बाहर हो, तो इसको हम लोग सी के परे भी लिखते हैं। क्या? सी के परे। आपसे पूछा जा सकता है कि जब वस्तु सी के परे हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जब वस्तु अनंत और सी के बीच होती है, तो यानी कि यहाँ सी हो, तो आप यहाँ कहीं, या इस अक्ष को यहाँ तक खींच कर कहीं भी रख सकते हैं। तो जब वस्तु अनंत और सी के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब जो है वह सी और एफ के बीच में वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बना होता है, यानी कि पहले का अपेक्षा पहले बहुत छोटा बिंदु के समान है, लेकिन अब प्रतिबिंब यहाँ, प्रतिबिंब का साइज अक्ष से यहाँ तक है। अब प्रतिबिंब का साइज बढ़ा है लेकिन फिर भी वह वस्तु से छोटा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो इसको पॉइंट वाइज यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि वस्तु कहाँ हो, तो अनंत और सी के बीच, तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है, जो वास्तविक और उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। क्लियर? इसको आप बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं। अब हम लोग थर्ड नंबर में आते हैं। अब एक अपने हिसाब सोचिए, बहुत दूर है, उसके बाद कहाँ है? अनंत और सी के बीच। इसके बाद क्या पॉइंट मिलने वाला है? सी। अर्थात जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जब वस्तु सी पर होती है तब अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, यानी कि ना सी से आगे बनेगा ना सी से पीछे बनेगा। जब सी से इधर बनता था दर्पण की ओर तो प्रतिबिंब की साइज छोटी होती थी, यानी कि जैसे जैसे प्रतिबिंब का दूरी बढ़ रहा है प्रतिबिंब का साइज भी बढ़ रहा है। अब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर हो गया तो प्रतिबिंब का साइज भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो जब वस्तु सी पर होती है, यानी कि वक्रता केंद्र पर होती है, तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। इसको पॉइंट वाइज वहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको आप लोग देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि जब वस्तु सी पर हो तब उसका प्रतिबिंब सी पर ही वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है।
यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है प्रतिबिंब सी पर वास्तविक तथा उल्टा और वस्तु के बराबर। क्लियर। इसी तरह आप यहाँ बिना आगे देखे हुए आप यहीं से आप सोच सकते हैं कि इसके बाद हमारा वस्तु का साइज का स्थान क्या होगा, तो सी के अंदर और एफ के इधर होगा, यानी कि सी और एफ के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ, सी तक तो आ गया था, अब सी से बाहर जाएगा और इधर क्या है, अनंत है, यानी कि वस्तु इसके बाद सी और एफ के बीच होगी और प्रतिबिंब जो है वह सी और अनंत के बीच होगा। बराबर था और बड़ा हो जाएगा, उधर था तो छोटा था। यहाँ आप देखिए जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब जो है सी के बाहर और अनंत के बीच बनता है, यानी कि सी के परे बनता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब वस्तु सी और एफ के बीच होता है, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है, तब अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब जो है वह सी के बाहर और अनंत के बीच, यानी कि सी और अनंत के बीच बनता है। इसको हम लोग सी के परे भी बोल सकते हैं, सी के परे बनता है। इसको आप लोग फिर से सुनिए, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। जब इधर था बहुत छोटा था और आगे आया कुछ बड़ा हुआ और आगे सी के बराबर जब आया था तो बराबर हुआ, तब सी के बाहर आया तो वस्तु का के तुलना में प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो चौथे नंबर में क्या है, वस्तु सी और एफ के बीच है तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बन रहा है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति लिखा हुआ है कि अनंत और सी के बीच वास्तविक तथा उल्टा है और वस्तु से बड़ा है। अब इसके बाद हम लोग पाँचवें पॉइंट पर आते हैं। पाँचवा पॉइंट जो है, अब अपने से आप सोच सकते हैं कि एक नंबर में सी अनंत पर था, दूसरा अनंत और सी के बीच आया था और तीसरा सी पर और चौथा सी और एफ के बीच, तो पांचवा क्या हो जाएगा, एफ पर हो जाएगा और इसके बाद एफ और पी के बीच आ जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जब वस्तु एफ पर हो, यानी कि जब वस्तु फोकस पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बन, तो यहाँ प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बना था, अब इसके बाद कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो जब वस्तु कहाँ पर हो, एफ पर हो, तब अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब एफ पर बनता है, जो वास्तविक और उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। कहाँ पर बनता है बच्चों, अनंत पर। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जब वस्तु एफ पर होती है तब अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु की तुलना में उसका आकार बहुत बड़ा होता है। इसको यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा हुआ है कि वस्तु कहाँ हो, एफ पर, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। वो उसकी साइज क्या होती है, तो उसका प्रकृति क्या होता है, तो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। साइज क्या होता है, तो वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो आप ऐसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन में भी, कि जब वस्तु एफ पर होती है तब अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा और वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा बनता है। इसीलिए यहाँ किरणें एक दूसरे को कटती हुई दिखाई नहीं देती। ऐसा मान लिया जाता है कि यह अनंत पर जाकर एक दूसरे को क्या करती होंगी, काटती होंगी। इसके बाद कहाँ वस्तु हो सकता है, एफ पर तो आ गया है, एफ और पी के बीच। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सबसे ज़्यादा इसी को पूछा जाता है। जब वस्तु एफ और पी के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब, अब यहाँ अनंत तक, तो अनंत के बाद तो कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पर आप जब वस्तु कहाँ होगी, पी और एफ के बीच में, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है, जो काल्पनिक होता है और सीधा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब वस्तु P और F के बीच हो तब अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, दर्पण के पीछे, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। यानी कि जब वस्तु कहाँ हो, P और F के बीच हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, जो काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु के तुलना में उसका साइज बड़ा होता है। तो पॉइंट वाइज ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको वीडियो को रोककर भी या पॉज करके आप या देखते हुए भी इसको आप नोट्स बना सकते हैं। 2 बार 3 बार जब देखिएगा आपको बहुत अच्छे ढंग से इसको याद हो जाएगा। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का साइज इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। 6 कंडीशन हो गए अवतल दर्पण में। 1 नंबर में जब वस्तु अनंत पर हो, 1 नंबर में वस्तु जब अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस पर, जो वास्तविक होता था, उल्टा होता था और वस्तु की तुलना में बहुत ही छोटा होता था। दूसरा कंडीशन में जब वस्तु कहाँ हो, तो अनंत और सी के बीच में, तब प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता था, सी और एफ के बीच, जो वास्तविक था, उल्टा था और वस्तु के तुलना में छोटा था, लेकिन उसका आकार जो है पहले की तुलना में कुछ बड़ा था। तीसरा कंडीशन कहाँ, वस्तु जब सी पर, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता था, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता था। चौथा, जब सी और एफ के बीच वस्तु होती थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना, तो सी और अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बना।
और पांचवा जब वस्तु एफ पर होती है तो प्रतिबिंब उसका अनंत पद बनता है जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के तुलना में बहुत बड़ा होता है। और छठा और लास्ट पॉइंट है जब वस्तु पी और एफ के बीच यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, तो दर्पण के पीछे बनता है जो काल्पनिक सीधा और वस्तु के तुलना में बड़ा होता है। तो यह 6 कंडीशन है, यदि आप इस पर कमांड कर लेते हैं तो इसी से रिलेटेड जो है इसी तरह के जब आप लेंस पढ़िएगा यानी कि अपवर्तन पढ़िएगा तो वहाँ पर भी इससे बहुत मदद मिलेगी। और इसी तरह का है, थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ परावर्तन से बनता है वहाँ अपवर्तन से बनता था बनेगा, यहाँ आपको बहुत क्लियर ढंग से वहाँ भी समझ में आएगी। इसलिए आप इसको बहुत ही आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए। अब हम लोग यहाँ पर उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के कंडीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 अवस्थाएं, 2 ही प्रकार के प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब एफ पर बनता है, लेकिन वह क्या होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है, लेकिन आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा बिंदु के समान होता है। और दूसरा कंडीशन जब वस्तु अनंत और पी के बीच हो, यानी कि यहाँ पर हम लोग पी लिखना हम भूल गए हैं, तो वस्तु जब अनंत और पी के बीच, चूँकि इधर अनंत है और यहाँ कोई इधर कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या मिलता है, ध्रुव मिलता है। इसलिए सिर्फ द्वितीय अवस्था हो सकता है वस्तु का, या तो अनंत और दूसरा अक्ष पर कहीं भी होगा, तो इधर अनंत होगा और इधर क्या होगा, पी होगा, तो उसके स्थिति क्या होगी, अनंत और पी के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो पी और एफ के बीच जो काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा होगा। यानी कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब चाहे वस्तु आप कहीं भी रख दें, उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा। प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन होगा, छोटा बड़ा होगा, लेकिन हमेशा वस्तु से छोटा ही होगा। वह वस्तु के बराबर या वस्तु से बड़ा किसी भी स्थिति में नहीं बन सकता है। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक जब वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब एफ पर बनता है, वह क्या होता है, तो काल्पनिक होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा और वस्तु से बहुत ही छोटा ही बिंदु के समान होता है। और दूसरा जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होती है तब प्रतिबिंब पी और एफ के बीच बनता है, जो काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु के तुलना में छोटा होता है। तो यही अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थिति है। इसको आप 2 बार 3 बार देखिए, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से इस वीडियो को समझ में आ जाएगा। आपको एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। आप यहाँ देखिए, इसको हम थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं और यहाँ आपको फिगर ड्रॉ कर करके आपको बता देते हैं, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो में बने रहें, यह आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको आप 2 बार 3 बार यदि देख लेते हैं तो इस प्रतिबिंब वाले समस्या से इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वह बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे और कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 प्रकार का बनता है। 1 नंबर में जब वस्तु कहाँ पर होती है बच्चों, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। आप मेरे साथ बोलिए, अनंत पर हो, ठीक है। जब वस्तु, तो हम यहाँ पर इसके फिगर को इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ बहुत ही आसानी से हम पहले फिगर बना लिए थे कि आप लोगों को कम ही समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ। यहाँ ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये इसके मुख्य अक्ष हो गए। अनंत पर जब वस्तु है तो इससे आने वाली किरणें क्या होती है, समानांतर, ये समानांतर होती है एक दूसरे के। तो यहाँ पर जिस अब आपको हम एक वीडियो में बताए हुए हैं कि फोकस, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें जो है वह परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से ही गुजरती है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और दूसरा, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितने किरणें होने आवश्यक हैं, 2 किरणें। ऐसे बहुत सारे किरणें होंगी, लेकिन न्यूनतम 2 किरणें का ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं। तो ये हो गया, जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, एफ पर, जो वास्तविक उल्टा वस्तु से, चूंकि ये अक्ष है तो यहाँ बच्चों ये अक्ष है, तो जहाँ भी किरणें जैसे अगर एक दूसरे को यहाँ पर काटती हैं तो प्रतिबिंब का साइज इतना बड़ा हो गया, अगर यहाँ पर काटती है तो प्रतिबिंब का साइज इतना है। यानी कि अक्ष से कटान बिंदु के बीच के लंबवत जो ऊंचाई होती है, दूरी होती है, वही प्रतिबिंब का साइज होता है। तो यहाँ अक्ष पर ही काटी है, इसलिए प्रतिबिंब का साइज क्या है, बिंदु के जैसा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में कहाँ पर आएगा, तो 2 नंबर में वस्तु यहाँ चूंकि ये एफ है और यहाँ क्या होगा, सी होगा। तो 2 नंबर में हमारा कंडीशन होगा कि अनंत और सी के बीच कहाँ होगा, अनंत और
सी के बीच। तो आप सोच सकते हैं कि वस्तु जैसे जैसे इसके निकट जाएगी प्रतिबिंब दर्पण से वैसे वैसे दूर बनेगा। तो वस्तु अनंत पर थी तो फर्स्ट पॉइंट यानी कि एफ पर बना था। अब हमारा वस्तु कहाँ रखा गया है, तो अब हम वस्तु रख रहे हैं अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। जब अनंत और सी के बीच रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब ये मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो ये कहाँ से जाएगा, एफ से जाएगा। और दूसरा सी से जो किरणें, सी को हम यहाँ पर लिख देते हैं, सी से जो किरणें यहाँ पर दर्पण पर आपतित हो रही है वह सी पर ही क्या होंगी, रिटर्न हो जाएंगी, सी पर ही रिटर्न हो जाएगी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पर ये प्रतिबिंब का साइज हो गया ए डैश, यहाँ हम ए, ठीक है, ए डैश बी डैश। तो जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और सी पर, अनंत और सी के बीच हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी और एफ के बीच जो वास्तविक होगा उल्टा होगा और वस्तु के तुलना में वह छोटा होगा, लेकिन पूर्व की अपेक्षा वह थोड़ा बड़ा होगा। इसके बाद वस्तु कहाँ होगी, सी पर। अभी यही से आप बता सकते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब वस्तु सी पर होगी तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा बच्चों, यहाँ अगर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पर। जो वास्तविक होगा उल्टा होगा और वस्तु के तुलना में वस्तु के बराबर होगा। उसके बाद आप वस्तु को कहाँ रखिएगा, तो आप यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी रखेंगे, यानी कि इसके बीच में कहीं भी रखेंगे तो इधर सी है, यहाँ एफ है, क्या कहलाएगा, तो थर्ड पोजीशन तो हो गया सी पर, और फोर्थ पोजीशन क्या हो जाएगा, सी और एफ के बीच। तो जब सी और एफ के बीच यहाँ हमारा जब वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब हमारा, चूंकि जब सी पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी पर, और सी और एफ के बीच जब वस्तु होगा तो प्रतिबिंब हमारा सी के बाहर बनेगा, सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच। जो वास्तविक होगा उल्टा होगा तो वस्तु की तुलना में वस्तु से बड़ा होगा। और इसके बाद हमारा कंडीशन क्या होगा कि हम यहाँ से यहाँ तक तो वस्तु रखिए दिए थे, अब हमारा ये पॉइंट यानी कि एफ, यानी कि 5वां नंबर में हमारा वस्तु कहाँ हो सकता है, एफ पर हो सकता है। तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, सी और अनंत के बीच तो बना ही था, अब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, जो कि आगे आप यहाँ पर पढ़े हुए हैं। तो जब वस्तु कहाँ पर हो, एफ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ, अनंत पर, वास्तविक उल्टा और वस्तु की तुलना में क्या होगा, बड़ा होगा। और लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ के बीच आप वस्तु यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, तो क्या कहलाएगा, पी और एफ के बीच। तो वस्तु जब पी और एफ के बीच होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे। वो क्या होगा, तो काल्पनिक होगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। तो अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही कंडीशन है जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। कब बनता है, तो वस्तु पी और एफ के बीच होती है तब बनता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये सारे टॉपिक्स जो है प्रतिबिंब और दर्पण, उत्तल और अवतल दर्पण में विभिन्न प्रकार के बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो का आप दो बार 3 बार ज़रूर देखें। बच्चों को साल भर पढ़ने के बाद भी ये समस्याएं बनी रहती है और उनका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर प्रायः नहीं हो पाता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 2 या 3 बार इस वीडियो को देख लेंगे। 100% है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बताया गया वस्तु कहाँ, अनंत पर। कहाँ, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना था, बहुत दूर वस्तु, प्रतिबिंब दर्पण के करीब, फोकस पर। जब वस्तु कहाँ पर आया और आकार क्या था, बहुत छोटा था, वास्तविक था, उल्टा था। जब वस्तु अनंत और सी के बीच आया, प्रतिबिंब सी और एफ पर तो बना था, एफ और के बाद क्या होता है, सी और एफ के बीच बन गया, जो बहुत छोटा से कुछ बड़ा हुआ लेकिन वस्तु से छोटा ही था। तीसरा नंबर में जब वस्तु कहाँ पर आएगा, अनंत और सी के बीच आप आ गए, सी पर, तो प्रतिबिंब सी और एफ और सी के बीच तो 2 नंबर में बना ही था। तीसरा नंबर में कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। तो सी पर बनेगा तो वस्तु का आकार क्या होगा, वह प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर ही होगा। और 4 नंबर में वस्तु कहाँ हो सकता है, सी पर, तो आप आ गए हैं सी और एफ के बीच। तो जब सी और एफ के बीच वस्तु आएगा तो प्रतिबिंब सी के सामने, तो सी पर तो बना ही था, अब सी से बाहर चला जाएगा और वस्तु जहाँ भी प्रतिबिंब बनेगा उसके बाद वाला क्या कहलाएगा, अनंत। यानी कि जब वस्तु सी और एफ के बीच आएगी, प्रतिबिंब सी के बाहर यानी कि सी और अनंत के बीच बनेगा, जिसको सी के परे भी बोलते हैं। उसके बाद वस्तु का स्थान क्या हो सकता है, तो एफ हो सकता है। तो जब वस्तु कहाँ हो सकता है, एफ पर, तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच तो बना ही था, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, जो वस्तु के तुलना में क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। उसके बाद लास्ट कंडीशन क्या हो सकता है कि जब वस्तु एफ पर तो आप रख दिए हैं, अब एफ और पी यानी कि पी और एफ के बीच वस्तु हो सकती है। तो जब यहाँ पर रखिएगा आप वस्तु तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जो काल्पनिक होगा और सीधा होगा।
सिर्फ यही एक कंडीशन है जब प्रतिबिंब अवतल दर्पण में सीधा बनता है, जब वस्तु कहाँ होती है, उसके फोकसांतर के बीच होती है, यानी कि पी और एफ के बीच होती है। ये 6 प्रकार के अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का कंडीशन है। इसको आप 2 बार 3 बार पढ़ के बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। अवतल दर्पण में सिर्फ 2 ही कंडीशन होता है, एक वस्तु अनंत पद, जब अनंत पद होती है प्रतिबिंब एफ पर बनता है, जो क्या होता है, वो काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से बहुत छोटा होता है, इसका साइज बिंदु के जैसा होता है, बिंदु के आकार का। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अनंत और पी के बीच। तो इधर आप अनंत चले गए और यहाँ पी, तो दूसरा इसके बीच में कोई जगह दूसरा बचता ही होता ही नहीं है। अनंत और पी के बीच जब वस्तु रखिएगा तो प्रतिबिंब का जो स्थान होगा वह एफ और पी के बीच होगा, जो काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि फिर भी आपको कहीं कोई समस्या लगता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या कोचिंग में आकर भी आप अपने समस्या को हल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस तरह के और भी वीडियो आप लोग को अपलोड किए जाएंगे, जिसको आप देखकर इससे आप साइंस को अपने साइंस की तैयारी को बहुत अच्छे मुकाम दे सकते हैं और अच्छा से अच्छा मार्क्स आप अपने उम्मीद से भी बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।